नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल की तरफ से है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से अपनी अस्त्र मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी पहले से ही भारत डायनामिक लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से 500 से ज़्यादा मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है और अभी भारत डायनामिक लिमिटेड साल भर में बस 50 मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इसी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को या रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके बाद अभी की बात करें तो अभी बस इंडियन एयरफोर्स की सुखोई में ही अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन प्लान के मुताबिक इनको तेजस में और मिग 29 में भी इंटीग्रेट करने का कोशिश किया जाने वाला था। अब मिग 29 में इंटीग्रेट करने से पहले ही तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है और इसी साल की शुरुआत में बात बताया गया था कि तेजस में इसी साल के अंदर ही अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी इसी को लेके एडीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन को इशू किया गया, जिसमें अस्त्र मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्त्र मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने से पहले वो इस मिसाइल की रिलायबिलिटी और सेफ्टी रिलेटेड कुछ एनालिसिस वहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि तेजस में इंटीग्रेट करने के बाद अस्त्र मिसाइल को फायर करने में कोई दिक्कत आती या नहीं आती है, इसको सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा और इसमें कोई बग है या नहीं, इसको पहले चेक किया जाएगा। आमतौर पर कई बार क्या होता है कि मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बाद किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट को जेटिसन करना पड़ता है और ऐसे में सारा पेलोड पायलट के एक बटन दबाते ही रिलीज हो जाना चाहिए होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता और ये जैम हो जाते हैं और कई बार बिना जेटिसन के ये रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो बग्स होते हैं इनको सबसे पहले टेस्ट करके क्लियर करने का फैसला किया गया और अभी इसी वजह से एडी की तरफ से अस्त्र मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने से पहले इन टेस्ट को करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 104 सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन को एक्वायर करने की कोशिश लगभग 2018 से किया जा रहा है, जिसमें साउथ कोरिया की बिहो सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर रशिया की तरफ से कंप्लेन करने की वजह से इस टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया गया था। तो अभी इसी का एक सोल्यूशन निकालते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से हमारी जोरावर टैंक के लिए डेवलप किए गए मेन चेसिस का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसको एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम के तौर पर मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए हमारी लाइट टैंक के चेसिस को बेस करके एक सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, पैनोरामिक साइट, थर्मल साइट, टीवी कैमरा और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा जोरावर टैंक की चेसिस को एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम के तौर पर डेवलप करने के लिए इसमें एक 30 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। इन सभी सिस्टम को अगर एक साथ एक सिस्टम हम लोग इंटीग्रेट कर पाते तो एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम बन सकता है, जो कि खास करके इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड में जरूरी एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे इस तरीके की सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास पहले से ही सारे ऑप्शन मौजूद थे, जिसके लिए हम चाहे तो हमारी टाटा की WHAV व्हीकल को भी बेस करके ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम सेम कैटेगरी के अंदर अभी स्ट्राइकर व्हीकल को खरीद रहे हैं और उसमें सेम स्टैंडर्ड की मॉडिफिकेशन करके इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं, जबकि हमारी खुद की WHAV व्हीकल को हम लोग इस्तेमाल करने से पीछे हट रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी 1-2 दिन पहले ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का एम रखा जा रहा है और जल्दी ही हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना स्टार्ट किया जाने वाला है। ऐसे में फिलहाल नेवी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की काफ़ी कमी होने वाली। अभी भी हमारे पास हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट फाइटर जेट मौजूद नहीं है। अभी हम लोग मेनली हमारी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से मिग 29 के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको 2012 में एक्वायर किया गया था और तब कुल मिलाकर 45 मिग 29 के एयरक्राफ्ट हमने खरीदा था, जिनमें से 8 इसकी ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट और 37 इसकी सिंगल सीटर फाइटर वेरिएंट है। इनमें से एक्सीडेंट की वजह से अभी तक हम लगभग 5 एयरक्राफ्ट को खो चुके हैं। तो अभी कुल मिलाकर हमारे पास 40 के आसपास मिग 29 के मौजूद है, जो कि हमारी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है।
इसके बाद अभी जो एडिशनल 27 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इसके अंदर भी ऑर्डर किए गए एयरक्राफ्ट यानी कि रफाल एम हमको सर्विस में शामिल करने में करीब से 4 से 5 साल और लगने वाला है, जिस वजह से अभी नेवी की तरफ से अपनी MiG-29 के एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने का फैसला किया जा रहा है। पहले इनको 2032 से 2035 के बीच ही रिटायर करने का फैसला किया गया था और इनको ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस करने का एम रखा गया था, लेकिन अभी इनको और 3 से 5 साल तक एक्सटेंड करने का फैसला किया जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर भी होने वाला है, जो कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैरियर बेस्ड फाइटर होने वाला है, और जब तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब तक हम MiG-29 को रिटायर नहीं कर सकते हैं। और जबकि 2030 से 2032 के बीच भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान अभी कर रहा है, यानी कि विक्रांत क्लास की एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग 2030 से 32 के बीच अपने सर्विस में शामिल करेंगे। तो हम इनिशियली जिन ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको हम डायरेक्टली एग्जिस्टिंग MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको सबसे पहले हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की फाइटर विंग को मेकअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद जाके एग्जिस्टिंग MiG-29 के एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से अभी कुछ साल और MiG-29 को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर होने वाला है। अभी राजनाथ सिंह जी की रिसेंट स्टेटमेंट के बाद इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चा थोड़ा बढ़ गया है। अब फिलहाल हमारा जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो INS विक्रांत क्लास का एक सिस्टर वेसल होने वाला है, जबकि इससे पहले विक्रांत क्लास की कोई सिस्टर वेसल को बनाने का फैसला नहीं किया गया था और सीधे तौर पर INS विशाल को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जो कि एक 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। इनिशियली इसको न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया गया था और ये बात 2010 से 2013 के बीच की थी, जब इसकी डिज़ाइन को स्टार्ट करने की प्लानिंग किया गया था। लेकिन फिर 2018 आते आते INS विशाल को कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया और इसे न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप करने के बदले एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप करने का फैसला किया गया था। अब जैसे कि ये कैटोवर कैरियर होने वाला है, तो इसमें हम लोग ईमल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि एक कन्वेंशनल कैरियर के लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पर वहीं पर ये न्यूक्लियर कैरियर के लिए काफ़ी आसान होता है और न्यूक्लियर पावर कैरियर की एंड्योरेंस लगभग अनलिमिटेड होता है और इनको बार बार रीफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस वजह से भले ही इनको बनाने के लिए इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन आगे चल के इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है। पर भारत की बात करें तो भारत की तरफ से इस वजह से INS विशाल को न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से इक्विप करने का फैसला नहीं किया गया था और इसको कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था, क्योंकि अभी हमारे पास इसको पावर करने लायक कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद नहीं था और ऐसे एक रिएक्टर को डेवलप करने में हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को मिनिमम 10 से 15 साल लगने वाले थे और ये एस्टिमेशन 2013 से 15 के बीच किया गया था। लेकिन अभी जैसे कि INS विशाल का कंस्ट्रक्शन डिले होने वाला है और इसके जगह पर हम लोग INS विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को अपनी सर्विस में शामिल करने वाले, तो शायद अभी नेवी को एक बार फिर से इसको न्यूक्लियर पावर कैरियर के तौर पर डेवलप करने के बारे में विचार करना चाहिए। और अगर हम तब से या शुरू से ही इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप कर रहे होते तो हो सकता है 2030 तक, यानी कि ऑफिशियली जब इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाता तब तक हमारे पास इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होता। लेकिन बार बार बदलते हुए प्लान की वजह से INS विशाल की डेवलपमेंट में हमें काफ़ी लूपहोल दिखाई पड़ रही है और ये इसकी फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी से ही अगर हम INS विशाल को एक न्यूक्लियर पावर कैरियर के तौर पर डेवलप करने का फैसला करते हैं और तुरंत ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को इसके लिए सुइटेबल रिएक्टर को डेवलप करने का जिम्मा देते हैं, तो हो सकता है जब तक इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे तब तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से इसके लिए एक सुइटेबल रिएक्टर को डेवलप कर लिया गया होगा। और ये चीज़ अगर हम 2013 में करते तो हो सकता है 2030 आते आते हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल करने लायक एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद होता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।